हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों इसमें बात करेंगे अभी जो आरबीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था अभी, तो जिसके अंदर दोस्तों 3 एग्ज़ाम होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो जीके का होता है, सभी के लिए कॉमन रहता है। उसके बाद 2 आपके सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट से आप लेक्चर बनना जा रहे हो तो सब्जेक्ट का होता है, जिसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर था इसके अंदर 150 क्वेश्चन आए थे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पहला क्वेश्चन पेपर है वो हम सोल्व करेंगे, जिसके अंदर कला के कितने हैं 150 क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 150 क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है जो अजंता गुफा संख्या 2 में चित्रित है ना। कौन सा जो है यहाँ पर बना हुआ चित्र है जो गुफा संख्या 2 में। देखिए बोधिसत्व वज्रपाणी, ये तो इसमें है गुफा संख्या 1 के अंदर है। मृत्यु राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी बोलते हैं जिसको, ये कुछ में 16 के अंदर है। माया का सौपन यानी माया देवी का जो सौपन है ये किस में बना हुआ है, गुफा संख्या 2 में। महारानी माया देवी का जो सौपन है ये गुफा संख्या 2 के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है बाघ गुफा मंदिरों में चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। देखिए बाघ के अंदर कुल कितनी गुफाएं हैं। बाघ के अंदर कुल गुफाओं की बात करें तो कुल गुफाएं जो है हमारी वो कितनी है, 9 है, जिसमें से वर्तमान में 5 गुफाओं के अंदर चित्र है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे गुफा संख्या 4 को रंगमहल कहते हैं। तो गुफा संख्या 4 और 5 जो ऑप्शन नंबर 1 है उसके अंदर ये हमारा बिल्कुल है सही आंसर हो जाएगा। गुफा संख्या 4 और 5 में वर्तमान में से देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ गुफा चित्रों में रेखा चित्र किसने बनाया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाघ गुफा चित्रों के रेखा चित्र किसके द्वारा बनाए गए। अब देखिए अजंता बाघ की इनकी जोगीमारा इनकी असित कुमार हल्दार ने भी बनाई थी, नंदलाल बोस ने भी बनाई थी। बाघ गुफा चित्रों के रेखा चित्र किसने बनाए, तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से सही हैं, बट एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा अगर इस पर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पे जो रेखा चित्रों की अगर बात आती है तो नंदलाल बसु है वो हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दोनों जो ऑप्शन है वो है, क्योंकि यहाँ पर बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ असित कुमार हल्दार ने भी बनाई है और नंदलाल बोस ने भी बनाई है। तो यहाँ पर नंदलाल बोस है हमारा वो ज़्यादा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाघिनी नदी किस नदी की सहायक नदी है। कौन सी, बाघिनी जो नदी है दोस्तों जिसके किनारे कौन सी गुफाएं हैं, बाघ गुफाएं हैं वो बाघिनी नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये जो बाघिनी नदी है किसकी सहायक नदी है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी है, नर्मदा की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफा मंदिर समूह में इन गुफाओं में आज भी चित्र मौजूद है। अजंता की कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र देखने को मिलते हैं, तो आपको पता होगा गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17, इनमें गुफा संख्या में चित्र है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई बार गुफा संख्या 6 भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, बट यहाँ पर 6 इंक्लूड करते हैं तो 5 में चित्र नहीं है, यहाँ पर 8 में नहीं है ना, ये नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 9, 10, 16 और 17 इन गुफाओं में वर्तमान में अजंता के अंदर चित्र है वो देखने को मिलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ी पर स्थित है। बादामी के अंदर कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों, तो बादामी के अंदर जो है कुल गुफाएं कितनी हैं, 4 गुफाएं। कुल कितनी गुफाएं हैं, 4 गुफाएं जो है बादामी के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए बादामी के अंदर जो गुफाएं हैं टोटल कितनी हैं, टोटल गुफाएं 4 हैं, और 4 में जो चौथी गुफा है इसको क्या कहते हैं, रंगमहल कहते हैं। चौथी गुफा को क्या कहते हैं, रंगमहल कहा जाता है, क्योंकि चौथी जो गुफा है ना इसके अंदर सर्वाधिक चित्र सर्वाधिक पेंटिंगें वगैरह बनी हुई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4th गुफा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। बादामी की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित पूछा है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शैव, वैष्णव, जैन और उक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा आ जाएगा उक्त सभी। क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, गुफा संख्या 1, 2 और 3, ये गुफा संख्या 1, 2 और 3, ये 3 गुफाएँ हैं ना, ये किस धर्म से संबंधित है, वैष्णव यानी हिंदू धर्म से संबंधित है। बाकी गुफा संख्या जो 4 है वो किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। 3 हिंदू से और 4 जैन से संबंधित है, यानी इसमें वैष्णव भी है जैन भी है, तो शैव वैष्णव दोनों आ जाता है हिंदू के अंदर। तो यहाँ पे उक्त सभी डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोनों धर्मों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए,
तमिलनाडु में 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में तंजौर के समीप पादुकोटा में कौन सी गुफाएं स्थित है? दोस्तों तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंदर पादुकोटा नामक एक स्थान है जहाँ पर कौन सी गुफाएं स्थित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गुफा संख्या 9 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा सीतनवासल। कौन सी हो जाएगी? सीतनवासल। यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है मैं टिक कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10। चट्टान को काटकर बनाए गए बादामी के मंदिर किस राज्य में? यानी चट्टानों को काट करके बनाए गए बादामी की जो गुफाएं हैं ये वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य के अंदर। कहाँ पे है वर्तमान में? 10 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक राज्य के अंदर है जो बादामी की गुफाएं आती है जो चालुक्य वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है पूर्वी भारतीय पाल शैली कि कौन सी शताब्दी में पल्लवित थी? पूर्वी भारतीय पाल शैली है वो कौन सी शताब्दी में पल्लवित हुई थी? तो 11वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। तो पाल शैली की अगर बात करें तो 9वीं से 12वीं शताब्दी है वो इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए पाल शैली की चित्र किस धर्म दर्शन से संबंधित है? तो पाल शैली की जो चित्र है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल शैली किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए पाल शैली की चित्रित पोथियाँ अधिकतर किस सतह पर अंकित की गई? तो आपको बताओ पाल शैली की जो चित्र है वो ज़्यादातर किस पर बनाए गए हैं? ताड़पत्र पर बनाए गए। किस पे? ताड़पत्र पर। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए धीमान और वितपाल जो पाल शैली के चित्रकार हैं शैली के संस्थापक के रूप में किसने उल्लेखित किया? धीमान और वितपाल नामक चित्रकारों को पाल शैली के संस्थापक के रूप में किसने उल्लेखित किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? लामा तारानाथ ने। किसने उल्लेखित किया था? लामा तारानाथ ने। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सीतनवासल की गुफाओं में एक सुंदर कमल तालाब कहाँ चित्रित किया गया है? सीतनवासल की गुफाओं में जो चित्र बने हैं ना वो कहाँ पर बने हैं? छतों पर बने हुए। कहाँ पर बने हुए हैं? छतों पर बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा? छत हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अभ्रंश शैली नाम किसने दिया? तो दोस्तों अभ्रंश शैली जब नाम आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए अभ्रंश शैली नाम देने वाले सबसे पहले कौन थे? राय कृष्ण दास है जिन्होंने अभ्रंश शैली जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। राय कृष्ण दास ने है जो अभ्रंश शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अनेक विद्वानों ने अभ्रंश शैली को विविध नामों से पुकारा है। यानी अभ्रंश शैली है उसकी क्या क्या नाम है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए पाल शैली है, पश्चिमी भारतीय शैली है, गुजरात शैली है और जैन शैली है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे देखिए दक्षिण शैली है। दक्षिण शैली को अभ्रंश शैली नहीं माना जाता। यहाँ पर पहाड़ी शैली को नहीं माना जाता। यहाँ पे लोक शैली, गुजरात शैली इनको नहीं माना जाता अभ्रंश। तो ये तो आएंगे नहीं, तीनों की तीनों ऑप्शन कट हो गई। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जैन मुनियों का सर्वप्रथम ग्रंथ कल्पसूत्र जो 13वीं शताब्दी व 14वीं शताब्दी में किस धरातल पर चित्रित है? दोस्तों ये 13वीं और 14वीं शताब्दी का है। जैन मुनियों के द्वारा कल्पसूत्र चित्रित किया गया ग्रंथ है। तो ये किस पर चित्रित किया गया? बोर्ड, ताड़पत्र, कागज या इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? ताड़पत्र पर। किस पे चित्रित किया गया है? ताड़पत्र पर चित्रित किया गया सबसे पहला जो कल्पसूत्र है 13वीं से 14वीं शताब्दी का कल्पसूत्र। दोस्तों ये कल्पसूत्र जो है कपड़े पर भी चित्रित किया गया है। काफ़ी सारे जो है यहाँ पर कल्पसूत्र के ग्रंथ चित्रित कई सारे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए पूर्वी भारत किन राज्यों में पाल शैली के चित्र अधिकतर मिलते हैं? तो पाल शैली जो है बंगाल, बिहार, नेपाल में फैली हुई है। बिहार, बंगाल और नेपाल में फैली हुई। इसके अलावा उड़ीसा और असम में भी फैली हुई है ना। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश दे रखा है दूसरे में, तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे पंजाब दे रखा है, पंजाब नहीं होगा, ये कट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये कट होगा। तो यहाँ पर बचा कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर 1 बच गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कागज पर चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र कहाँ सुरक्षित है? कागज पर चित्रित किया गया उत्तराध्ययन सूत्र जो ग्रंथ है ये कहाँ पर सुरक्षित है वर्तमान में? तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। देखिए यहाँ पर जो चित्रित ग्रंथ है ना ये अहमदाबाद में सुरक्षित है। कहाँ पे है? अहमदाबाद, बड़ौदा, पाटन, खंभात ये पाल शैली में चित्रित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कल्पसूत्र की अति प्राचीन चित्रित प्रति किसके पास है?
कल्पसूत्र की अति प्राचीन प्रति पूछी है, किसके पास है? तो यहाँ पे जो आप राइट आंसर देखेंगे आनंद कुमार स्वामी, एन.सी. मेहता, सेठ आनंद जी कल्याण जी और मोती चंद्र खन्ना जी। तो यहाँ पे जो 21 नंबर क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सेठ आनंद जी कल्याण जी। और एक इसकी सबसे पहली जो प्रति है, ये सबसे प्राचीन चित्रित प्रति पूछी है कल्पसूत्र की। पहली जो प्रति है वो किसके पास थी? सबसे प्राचीन थी सारा भाई मणिकलाल, सारा भाई मणिकलाल के पास की थी अहमदाबाद में। तो ये सारा भाई मणिकलाल ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो इसके बाद आता है सेठ आनंद जी कल्याण जी, इनके पास भी एक कल्पसूत्र की प्रति जो है इनके पास है, जो कागज़ पर है। सेठ आनंद जी कल्याण के पास में कागज़ पर है, जिनमें से एक है नरसिंह जी बोला बड़ौदा में और एक इनके पास है दोस्तों अहमद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश शैली के किस ग्रंथ में नायक नायिका की प्रणय श्रृंखला पर आधारित 79 सुंदर चित्रित है? तो दोस्तों इसका जो है हमारे पास सही सटीक आंसर नहीं है। अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो आप वो बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर कल्पसूत्र है वो माना गया है, ऑथेंटिक नहीं है, ये ऑथेंटिक कोई जानकारी नहीं है मेरे पास इसकी। तो आपके अगर पास है तो कमेंट करके जरूर बताएं। रति रहस्य सहचित्र ग्रंथ के चित्र किस विषय से संबंधित है? रति रहस्य सहचित्र जो ग्रंथ है ना, ये किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 23 नंबर क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा? रति रहस्य जो होता है तो काम शास्त्र से संबंधित, काम शास्त्र से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ कौन सा है? प्रथम, पहला ताड़पत्र पर प्रथम पूछा है, कौन सा पूछा है? यहाँ पे प्रथम पूछा है, फर्स्ट ताड़पत्र पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 24 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा श्रावक प्रतिक्रमणी चूर्णी। कौन सा हो जाएगा? श्रावक प्रतिक्रमणी चूर्णी, जो प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। ये जो है आहड़ उदयपुर में हुआ था दोस्तों, तेज सिंह के शासनकाल में। आहड़ उदयपुर में तेज सिंह के शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ है वो चित्रित किया गया था सबसे पहले, किस पर? ताड़पत्र पे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय हिंदू और मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमि पर विकसित किया था? यानी भारतीय हिंदू शासक थे और विदेशी मुस्लिम, यानी विदेशी जो इस्लाम, फारस, ईरानी जो कलाकार आए थे भारत के अंदर वो, और साथ में भारतीय हिंदू कलाकार थे कुछ। तो ये दोनों मिलकर के कलाकारों ने मुगल शैली को विभूत किया था, यानी मुगल शैली को विकसित किया था। तो वो कहाँ पर किया था? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत में। मुगल साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारत में। और भारतीय मुगलों के शासक के काल में उनके दरबार में साथ साथ में है वो कला पनपी रही, इसलिए भारतीय मुगल शैली को क्या कहता है? दरबारी कला के रूप में भी जाना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शैली में रिक्त स्थान का अभाव है। मुगल शैली के अंदर किसका अभाव है? अब देखिए, मुगल शैली के अंदर दरबारी दृश्य बिल्कुल बने हुए हैं, जानवरों के चित्र बने हुए, नारी के सभीहे बने हुए, यानी सभीहे चित्र जो होते हैं दोस्तों, पोर्ट्रेट जिसे बोल सकते हैं, या फिर व्यक्ति चित्र जो बोलते हैं, सामने बैठ के जो चित्र बनाए जाते हैं ना, वो सभीहे चित्र होते हैं, वो भी बने हुए। युद्ध दृश्य के चित्र है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, एक दो चित्र मिलते हैं बट इतने नहीं हैं। युद्ध दृश्य के जो इसमें अभाव देखने को मिलता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत से चित्रित किया गया है? तो व्यक्ति चित्रण है वो सर्वाधिक किस में किया गया है? तो ये किया गया है मुगल शैली के अंदर। व्यक्ति चित्रण सर्वाधिक किस में हुआ है? मुगल शैली में। पोर्ट्रेट बोल सकते हो या सभीहे बोल सकते हो इनको। अगला क्वेश्चन देखिए, धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला बन गई। धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला रिक्त स्थान बन गई थी। धार्मिक प्रतिबंध के कारण जो मुगल कला शैली थी वो क्या बन गई थी? दरबारी कला बन गई। इनमें क्या है? धार्मिकता का प्रतिबंध था, यानी धर्म पे कोई भी धार्मिक चित्र है वो नहीं बनाए जाते थे, इसलिए वो एक दरबारी कला बनकर रह गई थी। क्योंकि कलाकार है वो बाहर जाकर के कोई धर्म के प्रति कोई काम नहीं करते थे, तो वो दरबार में ही रहते थे, वहीं पर राजा रानियों के चित्र बनाते, पक्षियों के चित्र बनाते थे, है ना। तो राजा हुक्म के आधार पर सभी चित्र बनाते थे, इसलिए वो क्या बनकर रह गई थी? दरबारी कला, दरबार से बाहर नहीं बन पाई थी। मुगल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण से हुआ है? मुगल शैली का जो जन्म है वो किन शैलियों के मिश्रण से हुआ है दोस्तों? तो ये जो फारसी और भारतीय जो शैली है, ईरानी और भारतीय शैलियों के मिश्रण से हुआ है। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन, किस शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्णयुग माना जाता है? तो मुगल कला का जो स्वर्णयुग है दोस्तों वो किसके काल को माना जाता है? जहांगीर के काल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णयुग माना जाता है? तो ये शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग माना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा? शाहजहां को स्थापत्य कला का, क्योंकि इन्होंने स्थापत्य में सर्वाधिक रुचि दिखाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर काल की प्रथम ज्ञात चित्रित श्रृंखला जो 28x22 इंच के कागज़ पर संयोजित की गई। संयोजित का मतलब है चिपकाई गई, कागज़ के ऊपर स्थायी की गई है। तो ये जो दास्तान ए अमीर हमजा है ना,
दास्तान ए अमीर हमजा, इसको क्या कहते हैं, हमजा नामा भी कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, हमजा नामा भी कहते हैं, जिसकी जो है हुमायूं के काल में इसकी शुरुआत हुई थी और अकबर के काल में पूर्ण हुई थी, और अकबर के काल में इस पर हमजानामा पर चित्र बनाए गए थे। इसे दास्तान ए अमीर हमजा कहते हैं दोस्तों। और ये दास्तान ए अमीर हमजा कपड़े पर चित्रित की गई थी, कपड़े पर, कागज़ पर चित्रित की कर गए और कपड़े पर चिपकाई गई थी। इसमें ना कागज़ का जो आकार था 28x22 था और कपड़े का आकार है वो 68x52 कपड़ा था, है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला था थोड़ा सा, बट इतना भी नहीं, क्वेश्चन इजी था वैसे अगर समझा हो तो आपने। अकबर के शासनकाल के चित्रकार कौन कौन है ये बताना है। देखो मीर सैद अली है, दसवंत है, बसावंत है, मुकुंद है, जमाल है, ये सारे के सारे हैं अकबर के काल के चित्रकार हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था। 34 देखिए, किस मुगल सम्राट के समय में व्यक्ति चित्रों में सभी चित्र को महत्व मिला था। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, ध्यान से देखना, सर्वश्रेष्ठ नहीं पूछा है, क्या मिला था, महत्व मिला था, महत्व पूछा है। तो दोस्तों महत्व किन के समय दिया गया था, अकबर के समय दिया गया था। अकबर के समय सभी बनने स्टार्ट हो गए थे, तो महत्व अकबर के समय मिला था। और सर्वश्रेष्ठ सभी पूछे ना तो आप क्या कर देना, जहांगीर कर देना। तो इसका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण शैली के चित्रों को किन सल्तनत ने विशेष रूप से संवर्धित किया था। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आदिल शाह जो थे बीजापुर के थे, निज़ाम शाह अहमदनगर से के, और कुतुब शाह है वो गोलकुंडा के थे, जो कि बिल्कुल सही बता रखा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 35 का। 36 देखिए, दक्षिण चित्रकला किस शैली में, दक्षिण चित्रकला किस शैली में आकृतियाँ सतह पर चित्रित की गई जिसमें दूरी व व्यास का अभाव है। यहाँ पे देखिए बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और इनमें से कोई नहीं। 36 जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 36 का जो राइट आंसर है वो जहाँ तक मुझे लगता है अहमदनगर होगा। बाकी आप अपने कमेंट करें, किसी को अगर पता हो तो, इसकी ऑथेंटिक कोई हमारे पास जानकारी नहीं है। बाकी जहाँ तक मेरा मानना है वो अहमदनगर के चित्र है वो इस प्रकार के बनाए गए जिसमें त्रिआयामी प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है ना, दूरी और पास का। अगला क्वेश्चन देखिए 37, राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों के चित्रों को राजपूत चित्रकला के श्रेणी में किसने किया था। राजपूत पेंटिंग में दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने बांटा था, इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण शैली की 17वीं शताब्दी के चित्र कहाँ पर सुरक्षित किए गए हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद के अंदर है संग्रहित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के प्रारंभिक व सर्व प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन से हैं। मेवाड़ के अंदर प्रारंभ में सर्व प्राचीन जो चित्र माने जाते हैं, सबसे पहले जो मेवाड़ शैली के अंदर चित्र बने थे कौन से बने थे, तो वो बने थे गीत गोविंद के। किसके बने थे, गीत गोविंद के बने थे, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ की उपशैली नाथद्वारा का सबसे बड़ा योगदान क्या है। तो पिछवाई पेंटिंग जो है नाथद्वारा के अंदर चित्र की गई है। कौन सी पेंटिंग, पिछवाई पेंटिंग। यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र था उपशैली शाहपुरा, जो विद्या से कुशलता थी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है दोस्तों, जहाँ पर पट चित्रण है वो सर्वाधिक बनाए जाते हैं। 42 देखिए, राधा के रूप में बनी ठनी का चित्र किशनगढ़ में किसके समय के प्रारंभ हुआ था। तो ये नागरीदास के समय। नागरीदास दोस्तों ये सावंत सिंह का उपनाम है। किसका, सावंत सिंह। सावंत सिंह शासक थे, इनका उपनाम है वो नागरीदास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय आधार पर राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण कौन सा है। क्षेत्रीय आधार पर तो मेवाड़ शैली, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ शैली, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आमेर शैली क्षेत्रीय आधार पर नहीं, आमेर शैली है इसके अंतर्गत आती है, ढूंढाड़ के अंतर्गत आती है आमेर शैली दोस्तों, है ना। अलवर शैली है इसके अंतर्गत आती है मारवाड़ की, तो इसलिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर शैली में लोक कथाओं की कौन सी प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित की गई है। तो ढोला मारू जो है जोधपुर शैली का सर्वप्रमुख है। बूंदी महल की रंगशाला में क्यों प्रसिद्ध है। बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर चित्र बनाए गए कहाँ पर, दीवारों पर, इसलिए भित्ति चित्र बोलते हैं। दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, भित्ति चित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, आराइश तकनीक यानी आलागिला पद्धति से बनाए गए भित्ति चित्र वास्तु का भाग ही बन गए थे और राजस्थान में कहाँ चित्रित किए। दोस्तों आराइश आलागिला जो पद्धति है ये जयपुर की थी। कहाँ की, जयपुर की। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी में कौन सी कला विकसित थी। तो पंजाब हिमालय की घाटी में जो फैली कला थी वो कौन सी थी, पहाड़ी की शैली थी। कौन सी शैली थी, पहाड़ी जो शैली है पंजाब हिमालय की घाटियों में 16वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किशनगढ़ का कौन सा शासक नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध था। तो मैंने अभी आपको बताया था राजा सावंत सिंह थे, जिसके समय किशन मोरध्वज निहाल चंद ने बड़ी ठनी चित्र बनाया था। सावंत सिंह का उपनाम है वो कौन सा है, नागरीदास है। अगला क्वेश्चन देखिए
पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थे। प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के प्रभावित थे। यहाँ पे नायक 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा नायक नायिका भेद। क्या हो जाएगा? नायक नायिका भेद। पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1952 जो 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है कि 1952 में WC आर्चर ने पहाड़ी चित्रकला में विविध शैलियों को शोधपूर्ण विश्लेषण में अध्ययन अपनी पुस्तक में किया था। तो ये थी इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। कौन सी पुस्तक थी? WC आर्चर की एक पुस्तक लिखी गई है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल। इसके अंदर इन्होंने शोधपूर्ण विवरण दिया था पहाड़ी कलम के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्व प्राचीन उदाहरण कौन सा है? तो यह नर्तकी सिंधु घाटी की सबसे प्राचीन है। सारनाथ का सिंहासन किस सम्राट के द्वारा बनाया गया? तो ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियाँ दृष्टिगत होती हैं, इनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो पहाड़ी शैली के अंदर सर्व प्रमुख जो उपशैली है वो कौन सी है? कांगड़ा शैली, जो सबसे प्रसिद्ध है पहाड़ी शैली के अंदर। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप है दोस्तों? धारुपरी टापू पे है। 150 क्वेश्चन दोस्तों इस एग्जाम के अंदर, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है। मूर्तियों पर असाधारण चमकदार जो ओपदार पॉलिश है ये किसकी विशेषता है? मौर्यकालीन की। किसकी है? मौर्यकालीन के अंदर ओपदार पॉलिश की विशेषता है दोस्तों। सांची स्तूप की कला किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप है दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। भरूच का अन्वेषण किसने किया था दोस्तों? भरूच स्तूप की जो खोज है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अंधार मूर्ति कला, गांधार जो मूर्ति कला इसमें कौन से पत्थर का प्रयोग किया था? तो काले स्लेटी रंग के पत्थर का जो है इस्तेमाल किया गया गांधार मूर्ति कला के अंदर। एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति है? तो इसमें शिव विवाह है, शिव प्रतिमा, शिव की जो सर्वाधिक मूर्तियाँ बनाई गई है इसमें। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती का जो स्तूप है वो किस नदी के किनारे है? तो ये दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। RPC फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। RPC फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तरी भारत की कला में सभी धार्मिक समुदायों की दृष्टि से साधारणतः किन युग की कला को चरमोत्कर्ष स्वर्ण युग के रूप में स्वर्ण युग, उत्तरी भारत के अंदर स्वर्ण युग, तो स्वर्ण युग किसको माना जाता है भाई बताइए? स्वर्ण युग। तो यहाँ पे स्वर्ण युग माना जाता है। धार्मिक समुदायों की बात हो रही है यानी मंदिर मस्जिद बनाए धार्मिक है, तो मंदिर किसमें? गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है मंदिरों के लिए। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानगंज बुद्ध की आदमकद ताम्र प्रतिमा जो मिली है सुल्तानगंज प्रतिमा, सुल्तानगंज से प्राप्त हुई बुद्ध की ताम्र प्रतिमा आदमकद प्रतिमा यानी आदमी के साइज़ की, जो मैन के आदमी के साइज़ की खड़ी हुई फुल साइज़ में प्रतिमा मिली है। तो वो किस काल की दोस्तों? तो यहाँ पे 62 का राइट आंसर है वो हो जाएगा गुप्त काल की। किस काल की है? गुप्त काल की। अगला क्वेश्चन देखिए राजस्थान में ब्लू पोट्री यानी नीली पोट्री जो पर्याय के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? तो दोस्तों ब्लू पोट्री है वो कहाँ की है? जयपुर की है। कहाँ की है? जयपुर की है। और ये किशनगढ़ के कृपाल सिंह शेखावत थे, इनको वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने है वो ब्लू पोट्री को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था। 64 क्वेश्चन देखिए मथुरा शैली में मूर्ति निर्माण हेतु किस पत्थर का प्रयोग किया गया? मथुरा शिल्प के अंदर है ना चित्तीदार लाल बलुए पत्थर का इस्तेमाल किया गया। मथुरा में किस प्रकार के पत्थर का? चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। 64 का तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के पिता ने 1960 के दशक में अपने निवास पर एक संस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम क्या था? तो वो नाम था दोस्तों कृपाल कुंभ। क्या नाम था? कृपाल कुंभ। दूसरा है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। महाकुंभ जो है ये कर रखा है या नहीं होगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा? कृपाल कुंभ। अगला क्वेश्चन देखिए किस चित्रकार को भीलों का चितेरा उपनेम से जाना जाता है? दोस्तों गोवर्धन लाल जोशी जो है इनको भीलों के चितेरे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्हें भील जीवन से संबंधित है, ग्रामीणों के संबंधित है वो चित्र श्रृंखला तैयार की थी। गोवर्धन लाल जोशी बाबा का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो गोवर्धन लाल जोशी है ना 67 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? शाहपुर में से कोई नहीं आएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुआ है इनका जन्म। भीलवाड़ा कहाँ हुआ था? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुआ, जो किसी भी ऑप्शन में भीलवाड़ा नहीं है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन भैंसों के चितेरे के रूप में? तो PN चोइल यानी परमानंद चोइल है, जिनको भैंसों के चित्रकार के रूप में जाना जाता है, भैंसों के चितेरे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार के द्वारा किस सन में पद्मश्री सम्मान दिया गया था? तो ये दिया गया था 1974 में। कब दिया गया था? 1974 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था। 70 क्वेश्चन देखिए राजस्थान ललित कला अकादमी ने भवानी चरण गुही की यात्रा पर लघु चलचित्र का निर्माण किया था दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो आपको बताना है, इसकी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, बस इतनी जानकारी हमारे पास है कि राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा भवानी चरण गुही यानी BC गुही है उनके ऊपर एक लघु फिल्म बनाई गई, छोटी फिल्म बनाई गई थी, छोटी सी चलचित्रों के बारे में। तो ये
किसके द्वारा बनाई गई, यानी राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा इनके ऊपर ये बनाई गई थी। बट ये कब बनाई गई थी इसका टाइम पीरियड नहीं है, तो यहाँ तक मुझे 1990 के आसपास में जो है मेरा जहाँ तक अनुमान है। बाकी आप इसका ऑथेंटिक हमारे पास कोई आंसर नहीं है, अगर आपके पास पता हो तो इसके कमेंट करके ज़रूर बताएं। 71 क्वेश्चन देखिए, देवकीनंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में, देवकीनंद शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण कार्यशाला प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, तो यहाँ पे 71 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 71 का राइट आंसर होगा 1953 में। कब की गई थी, 1953 में, जो आज भी वहाँ पर लगती है ग्रीष्म काल के अंदर। बोरसिंह शेखावत की प्रमुख शैली कौन सी है दोस्तों, तो बोरसिंह शेखावत जो है इनकी प्रमुख शैली है यथार्थवादी शैली में चित्रण किया है। किसमें, यथार्थवादी शैली में। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकार परमानंद चोयल का जन्म किस वर्ष में हुआ था। चित्रकार परमानंद चोयल जो है जन्म इनका 1924 में हुआ था। बट 1924 में कहाँ हुआ था दोस्तों, तो 1924 में कोटा में हुआ था, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। परमानंद चोयल का, जो भैंसों के चितौरे के रूप में जाने जाते हैं, 1924 कोटा में इनका जन्म हुआ था। 74 क्वेश्चन देखिए, चित्रकार राम जायसवाल का जन्म कहाँ हुआ था। चित्रकार राम जायसवाल जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था कहाँ पर, मथुरा जिले में। कहाँ हुआ था, 74 का राइट है मथुरा में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा राम जायसवाल को कलाविद का सम्मान किस सन में दिया गया था। कलाविद का सम्मान जो है राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1997 में, 1997 में दिया गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो ये जहाँ तक है क्वेश्चन है वो डिलीट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकार सुरेश शर्मा को राजस्थान के किस जिले में जन्म हुआ था। चित्रकार सुरेश शर्मा जो है राजस्थान के किस जिले में है वो इनका जन्म हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पे जो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटा में इनका जन्म हुआ सुरेश शर्मा का। अल्तामिरा गुफाओं द्वारा सर्वप्रथम किसने देखा था। अल्तामिरा गुफाएं हैं, इनको सर्वप्रथम किसने देखा, एक लकड़हारे ने, एक सिपाही ने, एक यात्री ने, एक मानव शास्त्री ने। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है ना, वो जहाँ तक मुझे लगता है कि एक यात्री के द्वारा बोल सकते हैं, क्योंकि एक 12 वर्षीय हमारे सातोला लड़की को इसका श्रेय जाता है। तो घूमने के लिए एक यात्री थे वहाँ पर, वो घूमने के लिए जा रहे थे, तो इसे पता चला। उसके बाद में है वहाँ पर सिपाही बुलाए गए थे, सिपाही आया था, फिर बाद में लकड़हारे को बुलाया गया था, वहाँ पर लकड़ियाँ कटाई गई थी। इसलिए पहले जो है एक यात्री जहाँ तक है वो तीसरा ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोरसिंह शेखावत 52 वर्ष की आयु में किस परलोक सिधार है। बोरसिंह शेखावत है 52 वर्ष की कम आयु में किस वर्ष परलोक सिधारे थे, यानी बोरसिंह शेखावत है इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो ये जो 78 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1966 में, 15 मार्च। कब है, 15 मार्च 1966 को बोरसिंह शेखावत की है वो मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांको कैंटाब्रियन, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला में सर्वाधिक श्रेष्ठ गुफा कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर एक तो लास्को गुफा है और एक अल्तामिरा गुफा है। कौन सी, एक लास्को और एक अल्तामिरा, ये गुफाएं आती है, तो इसमें लास्को जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अंत्येष्टि की कला के रूप में किसको जाना जाता है। अंत्येष्टि की कला जो है कहाँ की कला है, मिस्र की कला है, जो पिरामिड की कला जो होती है ना, पिरामिड, ये अंत्येष्टि की जो कलाएँ होती है मिस्र की कला को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन मिस्र के शासकों को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, फरोह के नाम से जाना जाता, किसी फोराह के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर फारोह लिखा है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, फारोह के नाम से जाना जाता था प्राचीन मिस्र के जो शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्तामिरा की छत के चित्रों को सर्वप्रथम किस बालक ने देखा था, तो मारिया सातोला, जो अभी मैंने बताया 12 वर्षीय एक लड़की थी मारिया सातोला, उसके द्वारा सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा के चित्रों को देखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार ईसाई चित्र कहाँ की भूगर्भ समाधियों की द्वारों में देखा गया था दोस्तों। पहली बार ईसाई चित्र जो है वो कहाँ पर बनाए गए, तो ये रोम के अंदर बनाए गए ईसाई चित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक ईसाई कला को किन भित्तियों के लिए जाना जाता है। प्रारंभ में ईसाई कला को किन सी भित्तियों के लिए जाना जाता है, तो भूगर्भ समाधि जो भित्तियाँ हैं उनके लिए जाना जाता है, भूगर्भ समाधि बनाई जाती थी उनके लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भित्ति पर छोटे छोटे कांच पत्थर के टुकड़ों को आकृति चित्रण करने की तकनीक है, यानी दीवार के ऊपर भित्ति यानी दीवार के ऊपर रंगीन के या कांच के पत्थर के छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों चौकोर टुकड़ों को लगाया जाता था और एक डिज़ाइन बनाया जाता था, पेंटिंग बनाई जाती थी। उसको क्या कहते हैं, मणिकुट्टिम कहते हैं। पत्थरों के बारीक बारीक टुकड़ों को जोड़ना क्या कहलाता है, मणिकुट्टिम कहलाता है।
उत्तरी फ्रांस की कला के लिए गोथिक शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये वसारी ने किया था। किसने किया था? वसारी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस थ्रोअर या डिस्को बॉल्स नामक जो शिल्प का मूर्तिकार कौन है? कौन दोस्तों? मायरन है। कौन है? मायरन जो है, मायरन। कौन है? मायरन। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देखिए, किस शैली के भवनों में बहुत कम दीवारें होती है? कौन सी शैली के जो भवन बनाए जाते हैं जिसमें दीवारें कम होती है? अब देखिए, गोथिक शैली होती है ना, दीवारें कम होते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा हाइट में दिखाई देती है, ऊंचे तीखे मेहराब वाले भवन बनाए जाते हैं, है ना। तो कौन सी हो जाएगी वो? गोथिक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसी में रंगीन कांच की विशेषता यानी स्टेन्ड ग्लास विंडो शीशा चित्र संयोजन के रूप में, यानी रंगीन कांच की खिड़कियां जो है वो लगाई जाती है, वो किस में लगाई जाती है? गोथिक शैली के अंदर। किसमें? गोथिक शैली के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिस्टाइन चैपल की छत किस देश से संबंधित है? दोस्तों सिस्टाइन चैपल की जो छत है वो किस देश से संबंधित है? तो ये रोम देश से संबंधित है। किसके? रोम देश से संबंधित है। 91 क्वेश्चन देखिए, चित्रसूत्र किस पुराण का भाग है? चित्रसूत्र जो ग्रंथ है ये किस पुराण का भाग है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार आ गया इसी एग्जाम में, एक बाद में और भी आएगा 100 क्वेश्चन के बाद में। गोथिक कला का मूलतः कौन सी कला थी? गोथिक कला के अंदर मूलतः कौन सी कला थी? तो गोथिक कला जो है वास्तुकला थी, यानी गोथिक कला जो है भवन निर्माण की कला है। भवन निर्माण की कला को क्या कहते हैं? वास्तुकला कहते हैं या स्थापत्य कला। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहजीत राजा का नाम नगनजीत क्यों पड़ा? बेहजीत का दूसरा नाम क्या है? नगनजीत। और नगनजीत क्यों पड़ा था? क्योंकि नगर आत्माओं को हराने के कारण, नगन प्रेतों के विजेता थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? नगनजीत कहा गया। संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? तो यहाँ पे ललित विस्तार, पंचतंत्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र कौन सा है जो इसमें दोस्तों सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? तो 94 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कामसूत्र। कामसूत्र जो ग्रंथ है ना ये किससे है? सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो ये काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, ये और एक इनका काव्य शास्त्र। आचार्य वामन का एक काव्य शास्त्र भी लिखा गया है इनके द्वारा। कौन सा? काव्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम जो है कहाँ के दर्शन अस्तित्व में आया? तो ये भारत के दर्शन में। चित्र लक्षण किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? चित्र लक्षण जो है किसके द्वारा लिखा गया है? नगनजीत के द्वारा। नगनजीत का दूसरा नाम क्या है? बेहजीत के द्वारा। बेहजीत के द्वारा। 98 देखिए, कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? तो कला को मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी है? पहली तो है आपकी उपयोगी कला और दूसरी कौन सी है? ललित कला। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अगला क्वेश्चन देखिए, ललित कलाएं कितने प्रकार की है? अब देखिए, ललित कला के अंतर्गत मुख्य रूप से कितनी कलाएं मानी जाती हैं? 5 कलाएं बताई गई है। कौन कौन सी? चित्रकला, मूर्तिकला, काव्यकला, संगीत कला और वास्तुकला। अगला देखिए, कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। ये किसने कहा था? हिगेल ने कहा था कि कला है वो भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, हिगेल के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अभिघटन कला कौन सी है? अभिघटन कला कौन सी है? तो ये मूर्ति कला है, इसको अभिघटन कहते हैं। म्यूरल चित्रण हेतु कौन सा धरातल काम में लिया जाता है? म्यूरल दोस्तों तो पेंटिंग दीवारों पर बनाई जाती है। कहाँ पर? दीवारों पर। भित्ति चित्रण भी होती है म्यूरल। कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया? तो आप सभी को पता होगा, ऋग्वेद में जो विश्व का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में। किसमें? ऋग्वेद के 8वें मंडल में कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, चित्रसूत्र कितने अध्याय में बंटा हुआ है? चित्रसूत्र 9 अध्याय में। कितने अध्याय में है? 9 अध्याय में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कला सर्जन में यांत्रिक कौशल के क्रियान्वयन को कहा जाता है, तकनीक कहा जाता है। यांत्रिक कौशल को, यंत्रों के द्वारा कौशल जो कि क्रियान्वयन किया जाता है कला के अंदर, तो वो एक तकनीक कहलाती है। वो क्या कहलाती है? टेक्निक कहलाती है। भित्ति चित्रण की तकनीक जिसमें गीले प्लास्टर पे रंगों का प्रयोग है। भित्ति चित्रण की 2 तकनीक मानी जाती है दोस्तों। एक तो होती है फ्रेस्को बूनो और एक होती है फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको जो होती है सूखी दीवार पे होती है, फ्रेस्को बूनो जो होती है गीली दीवार पे होती है। तो यहाँ पे फ्रेस्को बूनो गीली प्लास्टर पूछा है ना, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में भित्ति चित्रण की कौन सी तकनीक है? तो ये फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बूनो अभी आपको बताई थी। चित्रसूत्र किस पुराण से संबंधित है? तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, अभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चित्र में क्षितिज रेखा क्या प्रभाव? क्षितिज रेखा धरातल की समान ऐसे होती है लेटी हुई आकृति, तो वो क्या होती है? शांति होती है। क्या होती है? शांति होती है।
कला में प्रवाह का तात्पर्य क्या है दोस्तों? कला में प्रवाह का तात्पर्य चित्र के किसी भी संयोजन में आंखों का अबाध गति से विचरण। कोई पेंटिंग बना रखी है, यहाँ पर कोई मकान बनाया है, पेड़ बनाया है, कुआं बनाया है, पनिहारी बनाई है, ऐसे बनाते गए है ना। तो यहाँ पर हमारी जो किसी भी चित्र संयोजन में आंखों का विचरण जो है ना, गति जो है ना, पहले मैं जैसे मैंने पेंटिंग देखी मुझे झोंपड़ी दिखी, फिर मैंने पीछे देखा यार यहाँ पे पेड़ बना रखा है, फिर मेरी आंखें यहाँ चली गई, कुआं बना रखा है, फिर आंखें पनियारन पे गई, फिर उसके बाद बादल बना रखे, ऐसे आंखें हैं वो गति चलती गई, पूरा पेंटिंग को मैंने देख लिया। सबसे पहले मैंने क्या देखा, एक पार्टिकुलर कोई वस्तु देखी, इसलिए कहते हैं अबाध बिना रुके हुए आंखों से कोई चित्र को देखना, ये प्रवाह कहलाता है कला के अंदर। आंखों में कौन सा स्नायु रंगों को अनुभव करता है दोस्तों? रेटिना होती है, यानी एक्स पटल जो होता है, रेटिना पर जो पड़ता है हमारे प्रकाश, तब वहाँ पर क्या है, कलर हमें दिखाई देते हैं। कौन सा रंग प्रकाश की अधिक मात्रा में रखता है दोस्तों? पीला रंग है वो प्रकाशवान सर्वाधिक होता है। येलो जो कलर होता है, जिसमें रंगों के साथ मोम को मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है, उस पद्धति को क्या कहते हैं? एनकॉस्टिक तकनीक कहलाती है, जिसमें मोम रंगों को मिलाया जाता है रंगों के साथ में, किसी अन्य रंग के साथ में मोम रंग को मिलाकर के दो रंगों के बीच बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? एनकॉस्टिक कहा जाता है। 3 प्राथमिक रंग कौन से होते? लाल पीला नीला। तो लाल पीला नीला किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में। पोत किसका गुण है दोस्तों? पोत धरातल का गुण है ना। पोत क्या होता है? धरातल होता है। पोत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये लोकेशन पूछ ली है। पोत का वर्गीकरण कीजिए, कितने प्रकार के होते हैं? पोत 3 भागों में बटी, सर्जित है ना, अनुकृत और प्राप्त पोत 3 प्रकार के होते हैं। प्रमाण को अन्य किस रूप में भी जाना जाता है? तो संबंधता का सिद्धांत दिया जाता है प्रमाण के लिए, सभी में संबंध बनाया जाता है तत्वों में। मधुबनी किस राज्य से विकसित है दोस्तों? मधुबनी जो है किस राज्य की है? बिहार की है। मधुबनी किसकी है? बिहार की। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन के चित्र में काले और सफ़ेद रंगों के प्रयोग को क्या कहते हैं? यूँ कहते हैं दोस्तों वर्ण शून्यता। क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता कहते हैं। काला और सफ़ेद ओनली ब्लैक एंड वाइट जो होता है ना, उसे वर्ण शून्यता कहा जाता है। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? शिकार दृश्य से संबंधित, यानी आखेट। शिकार को क्या बोलते हैं? आखेट भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? तो दोस्तों होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, आदमगढ़, उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पे कौन से है? प्रागैतिहासिक कला के केंद्र है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए? प्रागैतिहासिक जो चित्र है ना, ये गुफा भित्ति चित्र है, गुफाओं की भित्तियों पर चित्रित किए गए हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, एमपी के अंतर्गत आती है। कहाँ पे आती है? एमपी में। पंचमढ़ी की गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पंचमढ़ी की गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय है जो एचडी गार्डन को दिया जाता है। किसको? एचडी गार्डन को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों? तो महादेव यानी जो पंचमढ़ी की जो है गुफाएं हैं। 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिलारेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ पे जो 126 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? WC एंडरसन ने। मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ था दोस्तों? तो ये नवपाषाण काल के अंदर हुआ था। प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया है? बहुत कम रेखाओं में क्या चीज़ बनाई थी? तो यहाँ पे अनुभूतियों को प्रभावशाली अभिव्यक्ति की थी। अपनी जो विचार है उनको क्या किया था? अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया था, जो बहुत कम रेखाओं में किया गया, नाम मात्र की रेखाएं। 1958 में भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे थे? तो VS वाकणकर ने खोजे थे दोस्तों। RPSC राजस्थान में RPC स्कूल लेक्चर का दो, कॉलेज लेक्चर का दो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दो, या यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर, किसी भी चीज़ का एग्जाम दो ड्राइंग एंड पेंटिंग का राजस्थान के अंदर, ये क्वेश्चन जरूर आता है प्रोफेसर वाकणकर वाला, ये जरूर आता है हमेशा। ये 2 नंबर आपके पक्के हैं, हमेशा इसको याद रखना। पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? तो पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं वो किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका वो हो जाएगा कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने पंचमढ़ी के क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिका एक्सप्लोरेशन इंडिया में अपनी खोज प्रकाशित करवाई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर वो हमारे पास नहीं है। इसका सही आंसर आपके पास हो तो आप जरूर हमें बताएं कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, गौड़मंगर की गुफाएं विंध्याचल पर्वतमाला में किसके पास स्थित है? गौड़मंगर की जो गुफाएं ना, ये मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आती है। कहाँ? मिर्ज़ापुर के अंतर्गत। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो हड़प्पा से सबसे पहले, फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो खोजा गया था। सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत में प्रयोग में लाई गई थी? दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता ना तांबर जो कॉपर है ना, तांबे के इस धातु को सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था।
निम्नलिखित में प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आत्म संतुष्टि, भावों की अभिव्यक्ति और दूसरों तक पहुँचाना। अपने जो भाव, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना यानी दूसरों तक पहुँचाना, और अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए इस प्रकार इनमें ये बनाया गया। उसके अपनी सरल एवं प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, अपने आस्था और विश्वास की कहानी बताना। वैसे तो देखा जाए तो सभी भी होना चाहिए, बट ज़्यादा इसमें से ऑप्शन है वो पहला सटीक बैठता है, तो इसमें पहला होगा। बाकी चौथा मेरे हिसाब से ये भी आना चाहिए, क्योंकि अपनी आस्था बनाए रखने के लिए अपने विश्वास की कहानियों को उकेरते थे, और प्रसन्न फूलता प्रकृति को व्यक्त करने के लिए भी, अपनी सरल बनाने के लिए, है ना, पूर्वजों को बताने के लिए भी एक पेंटिंग वगैरह बनाते रहते थे। कनिंघम ने हड़प्पा टीले किस वर्ष में खोजा था? तो 1878 में। मोहन जो हड़प्पा की लिपि है वो किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी की लिपि है वो हायरोग्लिफ के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? हायरोग्लिफ लिपि होती है दोस्तों, ये सिंधु लिपि। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति है वो किस पदार्थ से बनी हुई है? तो ये ब्रॉन्ज से बनी हुई, किससे? कांस्य से बनी हुई है, कांस्य धातु से बनी हुई प्रतिमा हमें नर्तकी की प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हमें मूर्तियाँ में जैसे दाढ़ी की मूर्ति, दाढ़ी युक्त मूर्ति होगी, सिर पर गोल अलंकरण धारण किए हो गए, कंधे पर शॉल ओढ़े हुए, ये आवश्यक प्रतिमा मिली है। तो किसकी है? पुजारी की प्रतिमा जो मिली है ना हमें, पुजारी की जो प्रतिमा है, कंधे पर दुशाल ओढ़े हुए, 3 फूलिया वाला अलंकरण बनाया हुआ है। बेलारी की गुफाओं की खोज 1892 में किस अंग्रेज ऑफिसर ने की थी दोस्तों? तो एफ फॉसेट के द्वारा की गई थी। 141 क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा की गुफाएं रायगढ़ में किस क्षेत्र में है? जोगीमारा गुफा रायगढ़ के सरगुजा रियासत में स्थित है। सीता बोंगरा, जोगीमारा गुफा की साइड में छोटी छोटी गुफाएं हैं, सीता बोंगरा व सीता लोंगड़ा, वो किस रूप में जानी जाती है दोस्तों? नाट्यशाला के रूप में। सीता बोंगरा किस रूप में? नाट्यशाला के। अजंता भारत के प्राचीनतम मठों में से एक है। यह गुफा मंदिरों का समूह महाराष्ट्र राज्य की किस शहर के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों औरंगाबाद शहर के अंदर आता है। किसमें? औरंगाबाद में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों, विंध्य जल के अंदर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ वो अर्धचंद्राकार घाटी के अंदर है, जो बाघोर नदी निकलती है, वहाँ पर कौन सा मंडप है? तो यहाँ पर अजंता गुफा, अजंता गुफा का संख्या जो 16 है ना, उसके आगे सप्त प्रपात झरना गिरता है, और वहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? बाघोर नदी का उद्गम होता है। तो ये कौन सी है? अजंता गुफा। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार मिले अवशेष किसके हैं? जो सुनियोजित नगर योजना जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिले हुए हैं। नगर व्यवस्था क्या थी? अच्छी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। उत्कृष्ट कृति जिसे सामान्यतः मरती हुई राजकुमारी के नाम से जाना जाता है, अजंता की किस नंबर की गुफा हुआ? मरती हुई राजकुमारी, यानी इसको हम मरती हुई राजकुमारी क्या बोल सकते हैं? मरणासन, मरणासन राजकुमारी भी बोलते हैं। तो 146 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 16 नंबर गुफा में। किसमें बनी हुई है? मरणासन राजकुमारी, गुफा संख्या 16 में। चट्टानों को काटकर बनाई गई बाघ गुफा मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाघ गुफा जो है ना, कौन सी गुफा? बाघ गुफा जो है किस नदी के किनारे है? बाघिनी नदी के किनारे। किस नदी के? बाघिनी नदी के किनारे। बाघोर जो है ये किसके है? अजंता की। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी है वो कौन सी हो जाएगी? बादामी गुफा की। बाघ की गुफा मंदिर 3 को प्राय किस नाम से जाना था? दोस्तों बाघ गुफा के 5 के नाम दिए गए हैं। तो बाघ की जो गुफा संख्या 3 है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 4 को रंगमहल, 5 को पाठशाला और 2 को पांडव गुफा, है ना। इस प्रकार 5 के नाम दिए गए हैं। बाघ में कुल कितनी गुफाएं मंदिर बने हुए हैं? तो बाघ के अंदर कुल कितनी गुफाएं बनी हुई है दोस्तों? 9 गुफाएं हैं वो बाघ के अंदर, कुल 9 गुफाएं बनी हुई है। 150 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है वो अजंता की किस गुफा में बना हुआ है? तो अजंता की गुफा संख्या 1 के अंदर जो है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है वो बना हुआ है। किसमें? गुफा संख्या 1 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये कॉलेज लेक्चर का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, जिसके अंदर आर्ट के 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका जीके के होता है, उसके बाद सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। तो जिसमें सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं उसमें से जो पहला पेपर 150 क्वेश्चन आए थे वो मैंने सोल्व कराया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और अगला पेपर भी जल्द ही सोल्व करवा देंगे। तो वो पेपर भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्ट के नए स्टूडेंट हो, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।